ये कहानी है दो बहनों की। छोटी बहन का नाम था कविता और बड़ी बहन का नाम था नीरा। दोनों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई थी। कविता कमला की सगी बेटी थी, इसलिए कमला ने उसके लिए एक अच्छे और पैसे वाले परिवार का से उसकी शादी करवा दी। लेकिन नीरा कमला की सौतेली बेटी थी, इसी वजह से उसके साथ हमेशा अलग व्यवहार किया जाता रहा। माँ होते हुए भी कमला के मन में अपनी सौतेली बेटी के लिए कभी वहाँ ममता और अपनापन नहीं आया, और यही फर्क आगे चलकर दोनों बहनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर बन गया। कमला ने नीरा की शादी एक बेहद साधारण और गरीब परिवार के लड़के से कर दी। तो बेटी कविता, आज तू फिर अपने ससुराल लौट जाएगी। तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी। अरे माँ, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बार बार आपसे मिलने आती ही रहूंगी। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? और फिर मैं अभी नहीं जा रही हूँ। शाम को आपके दामाद जी खुद मुझे लेने आने वाले हैं। वैसे माँ, उन्होंने तो मुझे अभी ही निकलने को कहा था। बोले कि उन्हें काम पर जाना है, इसलिए मैं अकेले ही चली जाऊँ। अरे नीरा, तुझे किसने रोका है? जब तेरे पति ने जाने को कहा है तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है? निकल जा। वैसे भी तू यहाँ रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू तो वैसे भी किसी की अपनी नहीं है। माँ ने बिल्कुल सही कहा दीदी। वैसे भी आपके पति तो दिहाड़ी पर काम करते हैं। ऐसे आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो आपको लेने कैसे आ पाएंगे? इससे अच्छा है आप खुद ही चली जाएं। कविता, ऐसा मत बोलो। हो सकता है वे अमीर ना हो, लेकिन मेरे लिए वे दिल से बहुत बड़े इंसान हैं, तुम्हारे पति से भी कहीं ज्यादा। नीरा की बातों में साफ झलक रहा था कि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है। ये सुनते ही कमला का गुस्सा और भी बढ़ गया। आजकल तेरी जबान बहुत चलने लगी है नीरा। तुम मेरी बेटी से ऐसे बात करेगी? अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। तुझे लेने तेरा पति तो आएगा नहीं, इसलिए अकेले ही चली जा, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। आप अपना और बाबूजी का ध्यान रखना। इतना कहकर नीरा चुपचाप अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी। नीरा घर जाने के लिए सड़क के किनारे खड़े एक ऑटो के पास पहुंची। वहां एक चाचा सवारी मिलने का इंतजार कर रहे थे। चाचा जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरे बेटी, मैं तो इसी काम के लिए यहाँ खड़ा हूँ, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। वैसे बेटी, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा? चाचा जी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। बाजार पार करते ही मेरा मोहल्ला आ जाता है। लगभग आधे घंटे से थोड़ा पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा बेटी, तो बैठ जाओ ऑटो में। मैं तुम्हें आराम से घर तक छोड़ दूंगा और फिर उसके बाद मैं भी आज के लिए अपने घर निकल जाऊंगा। चाचा के ऐसा कहते ही नीरा ऑटो में बैठ गई और चाचा ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। कुछ समय बाद कविता और नीरा के पिता हरिनाथ बाजार से वापस अपने घर आ पहुँचे। अरे भाग्यवती, कहाँ हो तुम? देखो, मैं बाजार से दोनों बेटियों के लिए सब्जी लेकर आया हूँ। आज तो दोनों बेटियाँ अपने अपने घर जाने वाली है ना। अरे, आप बाजार से आ गए? और हाँ जी, नीरा तो पहले ही अपने घर निकल गई है। उस बेचारी को लेने उसका पति भी नहीं आया था, इसलिए वो खुद ही अकेली चली गई। क्या? लेकिन तुम उसकी माँ होकर भी उसे अकेले कैसे जाने दे सकती हो? हम चारों दोपहर का खाना साथ में खा लेते, फिर मैं खुद उसे उसके घर तक छोड़ आता। और भला कोई माँ अपनी ही बेटी को इस तरह पराया समझकर कैसे बोल सकती है? बेटी? अरे वो तो आपकी पहली पत्नी की संतान थी। मेरी बेटी तो सिर्फ कविता है। मैं कब से उस लड़की की माँ बन गई? अब क्या बेवजह की जिम्मेदारियां भी मेरे ही सिर डाल दी जाएंगी? भाग्यवती, मानता हूँ कि नीरा तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वह मेरे ही खून की औलाद है। अगर तुम उसे थोड़ा सा भी माम का प्यार दे दोगी तो क्या सच में तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? अरे जी, आपको ये सब समझाकर भी कोई फायदा नहीं। आप बाजार का सामान मुझे दे दीजिए, मैं रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती हूँ। दामाद जी कविता को लेने आने वाले हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। इतना कहकर कमला हरिनाथ के हाथ से बाजार का सामान लेकर सीधे रसोई की ओर चली गई, और हरिनाथ वही खड़े खड़े मन ही मन यही सोचते रह गए कि भाग्यवती की यह भेदभाव भरी सोच आखिर कब बदलेगी। इधर रसोई में कमला और कविता मिलकर खाना तैयार करने में जुटी हुई थी। माँ, मैंने इनके लिए मिठाई तैयार कर ली है और चावल भी चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। अब बस सब्जी बनानी रह गई है।
पिताजी सब्जी भी बाजार से ले आए हैं, तो चलो जल्दी से सब्जी भी बना लेते हैं। हाँ बेटी, तेरे पिताजी आज ताज़ी सब्जियां लेकर आए हैं। आज तो दामाद जी को पेट भर के खिलाएंगे। आखिर इतने दिनों बाद अपने ससुराल आए हैं ना। कमला अपनी बेटी कविता के पति से भी बहुत स्नेह रखती थी, लेकिन नीरा के पति के साथ उसका व्यवहार भी वैसा ही रहता था जैसा वह खुद नीरा के साथ करती थी। चलिए माँ, अब देर किए बिना सब्जियों को टोकरी में रखकर जल्दी जल्दी काट लेते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर सब्जी काटने में लग गईं। तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। अरे मोहन बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे, फिर इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं पिताजी, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस काम में थोड़ा फंस गया था, इसलिए देर हो गई। इसलिए मैं एक ऑटो लेकर सीधे आ गया। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी कमला भी बाहर आ गई। अरे दामाद जी, आप आ गए, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? आपने तो कहा था कि शाम को आ जाओगे। माँ जी, काम की वजह से देर हो गई। वैसे आप ठीक है ना? और कविता कहाँ है माँ जी? दिखाई नहीं दे रही। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। और कविता तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है। भाग्यवती, तुम भी जाकर कविता की मदद कर दो, ताकि दोनों आराम से खाना खा लें और फिर जल्दी घर के लिए निकल सकें, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। हरिनाथ के ऐसा कहने पर कमला रसोई की ओर चली गई। कुछ ही देर बाद कमला और कविता खाना लेकर बाहर आ गईं। दामाद जी, आज तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना बनाया है बेटा। पेट भर कर खाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। लेकिन नीरा दीदी और उनके पति दिखाई नहीं दे रहे। क्या वे दोनों नहीं आए? अरे इस वक्त उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? माँ और मैंने आपके लिए इतना सारा खाना बनाया है, आप पिताजी के साथ आराम से बैठकर खाना खाइए। कविता की बात सुनकर हरिनाथ के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन दामाद के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा। बेटा मोहन, ये सब बातें छोड़ो और पहले खाना खा लो। तुम दोनों भी रसोई में जाकर खाना खा लेना। उसके बाद बिना देर किए मोहन और कविता घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। हरिनाथ के ऐसा कहने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मोहन और हरिनाथ खाना खाने लगे और दूसरी ओर कमला और कविता भी रसोई में जाकर खाना खाने लगी। कुछ समय बाद मोहन और कविता ऑटो में बैठकर अपने घर की ओर रवाना हो गए। उधर दूसरी तरफ नीरा भी अपने पति अमन के साथ घर में बैठी हुई थी। भाग्यवती, आज काम की वजह से मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका। माँ जी और बाबूजी ने कुछ कहा तो नहीं ना? और तुम खुद ही आ गईं या बाबूजी तुम्हें छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद ही आ गई, क्योंकि उस वक्त बाबूजी बाजार गए हुए थे। और आप तो जानते ही हैं, माँ और कविता मुझसे ज्यादा अपनापन नहीं दिखाती, क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। भाग्यवती, इन बातों को दिल पर मत लिया करो। कभी ना कभी ऐसा भी समय आएगा जब माँ जी और कविता खुद तुम्हें अपना लेंगी। और बाबूजी तो तुमसे हमेशा प्यार करते ही हैं। उनके मन में कभी तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं रहा। अरे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा भला क्या हो सकता है कि माँ जी और कविता मुझे अपनाने लगे? वे तो बचपन से ही मुझे ताने देती आई हैं। अरे भाग्यवती, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। और इन 2 दिनों में तुम घर पर नहीं थी, इसलिए घर का राशन भी खत्म हो गया है। ऐसा करते हैं, कल हम दोनों साथ चलकर बाजार जाएंगे और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। हाँ जी, ठीक है। लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम रुक गया तो पैसों की दिक्कत हो सकती है। नहीं भाग्यवती, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इन 2 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तुम आ गई हो तो मन को बहुत सुकून मिल रहा है। खैर, अभी ये सब बातें छोड़ो। तुम भी दिन भर की थकी हुई लग रही हो। मैंने खाना बना लिया है। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम करेंगे। भले ही सौतेली माँ कमला ने नीरा के साथ भेदभाव करते हुए उसकी शादी एक गरीब लड़के से कर दी थी, लेकिन अमन दिल का बहुत अच्छा इंसान था।
इस साधारण और संघर्ष भरे जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। अगले दिन अमन और नीरा दोनों साथ साथ बाजार खरीदारी करने पहुंच गए। इसी तरह सामान लेते लेते अचानक नीरा की नजर बाजार के बीच अपनी छोटी बहन कविता और उसके पति मोहन पर पड़ गई। अरे कविता, तुम यहाँ कैसे आ गई? और मोहन, तुमसे भी कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ दीदी, भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है। वैसे कल मैं भाग्यवती को लेने तुम लोगों के घर गया था, लेकिन आप और जीजा जी वहाँ क्यों नहीं मिले? अरे मोहन, अब क्या ही बताऊं। हम जैसे मेहनत मजदूरी करने वालों को ससुराल जाने की फुर्सत कहाँ मिलती है। एक दिन काम रुक जाए तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से नीरा दिन में ही अकेली घर आ गई थी। अपनी दीदी और जीजा से अपने पति को इस तरह बात करते देख कविता को बहुत गुस्सा आ गया। अरे दीदी, आप हर बार मेरे सामने ही क्यों आ जाती हैं? क्या आपको पता नहीं कि मुझे आपसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? अब आप सामने दिख गई तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। ऊपर से आज अपने उस गरीब पति को भी साथ ले आई है। कविता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर नीरा का दिल बहुत दुखी हो गया। वहीं अमन के मन में भी गुस्सा उठा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और कुछ नहीं कहा। कविता, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर नीरा तुम्हारी बहन ही तो है, फिर उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी नाराजगी क्यों है? बहन? कब से वो मेरी बहन हो गई? और वैसे भी तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अब यहाँ बाजार के बीच तमाशा मत खड़ा करो और हमें शांति से खरीदारी करने दो। कविता की इन बातों से नीरा को बहुत ठेस पहुंची। उसने कुछ कहने के बजाय अपने पति के साथ वहां से चुपचाप चली जाना ही ठीक समझा। उधर कविता भी अपने पति के साथ दूसरी ओर निकल गई। जब नीरा और अमन घर की तरफ लौट रहे थे, तभी रास्ते में अचानक नीरा की नजर उसी ऑटो वाले चाचा पर पड़ गई, जिनके साथ वो कल मायके से अपने ससुराल आई थी। अरे चाचा जी, आप यहाँ खड़े हैं और चाचा जी आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? अरे बेटी, अब क्या बताऊं, जब से नए नए ऑटो चलने लगे हैं तब से मुझे सवारी मिलनी ही बंद हो गई है। आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। घर में खाने के लिए भी कुछ खास नहीं बचा है। यही सब सोचकर मन बहुत भारी हो गया है, और हम जैसे गरीब लोग नया ऑटो खरीदने की सोच भी नहीं सकते। भाग्यवती, ये चाचा कौन है? मैं तो इन्हें पहचान नहीं पा रहा। अरे जी, कल जब मैं मायके से लौट रही थी तभी इन्हीं चाचा जी ने मुझे अपने ऑटो में बैठाकर घर तक छोड़ा था। और अब इनकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि आज उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो क्यों ना हम जो सामान अपने घर के लिए लेकर आए हैं उसी में से थोड़ा इन्हें दे दें। इससे इनकी मदद भी हो जाएगी और हम अपने लिए थोड़ा कम में भी काम चला लेंगे। अरे, तुमने तो बिल्कुल वही बात कही जो मेरे दिल में थी। चलो हम अपने सामान में से चाचा जी को कुछ दे देते हैं। चाचा जी, क्या आपके पास कोई थैला या डिब्बा है? आप हमारे सामान में से कुछ रख लीजिए। हाँ बेटा, ऑटो में एक पुराना थैला रखा है, उसी में रख लूंगा। चाचा के ऐसा कहते ही नीरा ने अपने थैले से कुछ सामान निकाला और बड़े सम्मान के साथ चाचा जी को दे दिया। बेटी, तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। मैं दिल से तुम दोनों का धन्यवाद करता हूँ। अगर आज तुम लोगों ने मेरी मदद ना की होती तो शायद आज घर पर सबको बिना खाए ही सोना पड़ता। एक बार फिर से तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चाचा जी, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज बनता है। अब हम चलते हैं चाचा जी, आप अपना ध्यान रखिए। इतना कहकर नीरा और अमन अपने घर की ओर बढ़ गए। कविता, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए ना, क्या बात है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिल में नीरा दीदी के लिए इतनी कड़वाहट क्यों है। सौतेली ही सही, लेकिन वो तुम्हारी बहन तो है। तुम दोनों ने एक ही आंगन में साथ खेलते हुए बचपन बिताया है। ऐसे में दिल में इतनी नफरत पालना
मुझे ठीक नहीं लगता। अरे जी, अब आप भी उसी गरीब बहन का साथ देने लगे। आखिर आपने उस बेचारी में ऐसा क्या देख लिया कि आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे कविता, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम दोनों बहनें हो और अगर मिलजुल कर रहोगी तो जिंदगी में खुशियाँ अपने आप आएंगी। आप ये सारी बातें यहीं छोड़ दीजिए। मैं उस बहन के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती। कृपया अब इस बारे में मुझसे और कुछ मत कहिए। मोहन भले ही पैसों वाले घर से था, लेकिन उसके दिल में अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं था। वह स्वभाव से सीधा साधा, समझदार और नेक इंसान था। रात गहरी हो चुकी थी। हरिनाथ अकेले खाट पर हाथ बांधे बैठे थे और मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे थे। पता नहीं भाग्यवती और कविता नीरा से इतना बैर क्यों रखती हैं। सौतेली ही सही, लेकिन वह भी तो इसी घर की बेटी है। आज जो मैंने बाजार में देखा, उसके बाद तो कविता ने हद ही कर दी। सबके सामने बाजार में अपनी ही बहन से ऐसा बर्ताव कौन करता है भला। अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे अमन से मिलकर शांति से बात करनी ही पड़ेगी। हरिनाथ जब इसी तरह सोच में डूबे हुए थे, तभी कमला उनके पास आ गई। अरे जी, ऐसे अकेले बैठे बैठे इतना क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवती, कुछ खास नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल एक बार नीरा के घर होकर आऊं। उस दिन भी बेटी नीरा मेरे पहुंचने से पहले ही निकल गई थी, इसलिए ठीक से मिल नहीं पाया। अमन से भी मिले बहुत दिन हो गए हैं, तो कल जाकर हालचाल पूछ आऊंगा। वाह, उस लड़की के घर जाने का तो आपको बड़ा ख्याल आ रहा है, लेकिन मेरी बेटी कविता के घर भी तो आप कभी जा सकते हैं। भाग्यवती, मुझे अभी बहस नहीं करनी है। थोड़ा दिमाग से भी सोच लिया करो। उस दिन मैंने कविता और मोहन को खाना पीना खिलाकर अच्छे से घर के लिए भेजा था। खैर, ये सब तुम्हें समझाकर भी कोई फायदा नहीं है। अगर खाना तैयार हो गया हो तो चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। हरिनाथ के ऐसा कहने पर कमला ने कोई जवाब नहीं दिया और दोनों खाना खाने के लिए रसोई की ओर चले गए। सुबह का शांत माहौल था। अमन खाट पर बैठा हुआ चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी नीरा उसके पास आ जाती है। अरे, आप चाय पीकर अभी तक यहीं बैठे हैं? आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? कल भी तो पूरा दिन बाजार के चक्कर में ही निकल गया था। नहीं भाग्यवती, इन दिनों कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए कुछ दिनों तक मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल जो राशन लाए थे उसमें से आधा तो चाचा जी को भी दे दिया था। अरे भाग्यवती, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखो, सब संभल जाएगा। आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अगर अभी काम नहीं है तो आप थोड़ा आराम ही कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं रसोई में जाकर अपने काम में लग जाती हूँ। तभी दरवाजे पर नीरा के पिताजी हरिनाथ पहुंचते हैं। अरे बाबूजी, आप ऐसे अचानक? हाँ बेटा, कुछ हालात ऐसे बन गए कि बिना बताए आना पड़ गया। वैसे नीरा कहाँ है? हरिनाथ के इतना कहते ही नीरा बाहर आ जाती है। अपने पिताजी को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी फैल जाती है। अरे पिताजी, आप कब आए और माँ को साथ क्यों नहीं लाए? ओ बेटी, उस दिन तू मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई थी, इसलिए तेरी बहुत याद आ रही थी, तो तुझे देखने चला आया। और रही बात तेरी माँ की, उनकी बातें छोड़ दे, मैं आया हूँ ना। वैसे आते आते तेरे लिए बाजार से थोड़ा बहुत सामान भी ले आया हूँ। हरिनाथ सामान नीरा के हाथ में देते हैं और फिर खाट पर बैठ जाते हैं। पिताजी, आप इनसे बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए रसोई में जाकर चाय बना लाती हूँ। इतना कहकर नीरा चाय बनाने रसोई की ओर चली जाती है। बेटा, अमन, भाग्यवती और कविता का भेदभाव और उनकी जिद जिस तरह बढ़ती जा रही है, उसे देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें सच्चाई सबके सामने लानी ही पड़ेगी, नहीं तो भाग्यवती कभी भी नीरा को माँ का प्यार नहीं दे पाएंगी। एक तो वह सौतेली बेटी है, ऊपर से गरीब घर की बहू। कम से कम सच्चाई जानने के बाद शायद भाग्यवती उसे बेटी की तरह अपनाने लगे। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल भी बाजार में मिलने पर
कविता ने नीरा को बहुत कुछ सुनाया, लेकिन मैंने वहां कुछ नहीं कहा। अब आपके कहे अनुसार सब कुछ साफ साफ बता देना ही ठीक रहेगा। और वैसे भी पिताजी ने जो समय दिया था वो भी अब लगभग पूरा हो चुका है और अब मेरे अपने असली घर लौटने का वक्त आ गया है। इसी दौरान जब हरिनाथ और अमन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी नीरा चाय लेकर वहां आ जाती है। पिताजी, चाय पी लीजिए, और अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आज यहीं रुक जाइए। वैसे भी आप बहुत दिनों बाद आए हैं। अरे बेटी, मैं तो अभी अमन से इसी बात पर चर्चा कर रहा था। आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बल्कि तुम दोनों मेरे साथ हमारे घर चलोगे। लेकिन पिताजी, ऐसे अचानक क्यों? वहां पहुंचकर तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा बेटी। हरिनाथ के ऐसा कहने के बाद तीनों ने चाय पी। फिर हरिनाथ अमन और नीरा को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। हरिनाथ ने कविता और उसके पति मोहन को भी बुला लिया। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। हरिनाथ हाथ जोड़े गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। अरे जी, आपने ऐसे अचानक सबको क्यों बुला लिया? कविता और मोहन को बुलाना तो ठीक था, लेकिन इन दोनों को भी साथ क्यों ले आए? कहीं कोई बात तो नहीं हो गई? हाँ भाग्यवती, अभी जो तुमने अपनी जुबान से कहा, इन दोनों के बारे में आज उसी बात पर फैसला होने वाला है। यह फैसला सिर्फ इन पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अमीर दामाद और अपनी बेटी पर भी उतना ही लागू होगा। अरे पिताजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताइए ना, आज इन दोनों के बारे में ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है? कविता, अभी तुम चुप रहो। तुम्हें अपनी बड़ी बहन की इज्जत करना भी नहीं आता। बाजार के बीच जिस तरह तुमने अपनी दीदी से बर्ताव किया, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अभी तुम सब चुपचाप बैठे रहो। आज मैं तुम सबको अमन की असली सच्चाई बताऊंगा, तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि असली अमीर कौन है और असली गरीब कौन है। हाँ तो बताइए ना, हम आपको रोक तो नहीं रहे। हमें भी तो इस गरीब की असलियत जाननी है। तो भाग्यवती, अब ध्यान से सुनो। अमन किसी गरीब परिवार से नहीं, बल्कि एक बड़े व्यापारी का बेटा है। जमीन जायदाद की तो बात ही अलग है, और अमन उनके इकलौते बेटे हैं। जब तुमने मुझसे कहा था कि कविता के लिए अमीर लड़का ढूंढो और नीरा के लिए गरीब, तब मैंने तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं किया। मैंने अमीरी गरीबी नहीं देखी, मैंने बस दोनों बेटियों के लिए एक अच्छा इंसान देखा। अगर अमन इतना अमीर है तो फिर वो इतने साधारण घर में क्यों रह रहा है? उसे तो बड़े घर में रहना चाहिए था। तो सुनो भाग्यवती, अमन के पिताजी का एक सख्त उसूल है। उसी उसूल के कारण उन्होंने कुछ साल अमन को साधारण हालात में रखकर जिंदगी को करीब से समझने दिया, क्योंकि उन्होंने खुद भी बहुत संघर्ष झेलकर आज ये मुकाम हासिल किया है। बेटा, जिस रास्ते से मैं यहां तक पहुंचा हूं, वही अनुभव तू भी पाए। अगर तू सीधे मेरे कारोबार में आ गया तो जीवन की असली कीमत नहीं समझ पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू हमारे पैसों और संपत्ति को देखकर आए। कुछ समय साधारण जीवन जी, जिंदगी को समझ और अपने लिए एक अच्छे दिल वाली लड़की चुन। जब जीवन का असली मतलब समझ जाए, तब अपनी पत्नी को लेकर घर वापस लौट आना। ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूं और मैं भी चाहता हूं कि आपकी संघर्ष भरी जिंदगी को खुद महसूस कर सकूं। हरिनाथ से ये सारी बातें सुनकर सब लोग हैरान रह गए। ये सच्चाई सिर्फ हरिनाथ और अमन ही जानते थे। यहाँ तक कि नीरा को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। तो भाग्यवती, कविता, अब समझ आ गया ना कि असल में अमीर कौन है और गरीब कौन। तुम दोनों हमेशा पैसों में ही फर्क करती रही, कभी इंसान को उसके दिल से भी परखो। नीरा भले ही मेरी पहली पत्नी की बेटी है, फिर भी उसने हमेशा तुम्हें माँ और बहन ही माना, लेकिन तुम्हारे दिल में उसके लिए कभी जगह नहीं बनी। खैर, अब छोड़ो ये सब। अगर दिल से नहीं तो कम से कम उसकी हैसियत देखकर ही सही। शायद अब तुम उसे अपना मान लो। नीरा बेटी, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दीदी, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, कृपया मुझे माफ कर दो। माँ जी, माफी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो दिल से हमेशा आपको अपनी माँ माना है और कविता को अपनी सगी बहन।
पूरी सच्चाई सामने आने के बाद कमला और कविता को अपने किए का गहरा पछतावा हुआ। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ आ गया। अमन भी नीरा को साथ लेकर अपने असली घर लौट गया, जहां नीरा को अब वो सम्मान और प्यार मिला जिसकी वो हमेशा हकदार थी।